हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं टीईटी पीटी मैथमेटिक्स की, जेईई मेंस मैथमेटिक्स, एनडीए मैथमेटिक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टीज विच आर एमएससी नेट गेट क्वालिफाइड एंड गोट DSB PGT रैंक 1 एंड आल्सो क्वालिफाइड ऑल इंडिया लेवल मैथमेटिक्स ऑल लेवल एग्जाम्स। तो टेरा मैथमेटिक्स में आप स्टडी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और उसके लिए इंस्पायर होते हैं। जो भी टेक्निक आपको यहाँ सिखाई जाती है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आधारित होती है, उसी के ऊपर बेस्ड होती है और यही फंडामेंटल डिफरेंस है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर जो आप हमारी वीडियोस के अंदर देखते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक है इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है। सेकंड लेक्चर में हम स्टडी करते हैं थ्योरम्स की, जिसमें कि रोले थ्योरम और आपके लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों की स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। और मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, ये कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। हम स्टडी करेंगे रोले थ्योरम की। अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab के ऊपर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ab के अंदर, और एक तीसरी कंडीशन दी है f of a इक्वल टू f of b, तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या दिखाई देता है क्वेश्चन जो फ्रेम की गई है थ्योरम उसके अंदर, कि यहाँ पे मैं दो पॉइंट ए बी ले लेता हूँ, तो कोई फंक्शन मेरे पास है और यहाँ इस इंटरवल में ये क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरी बात क्या कही आपको, कंटिन्यूटी के साथ डिफरेंशिएबल होना, और वो भी ओपन इंटरवल में। इस चीज पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्यों लिया है, क्योंकि जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे आपकी डिफरेंशिएबिलिटी कॉर्नर पॉइंट पे नहीं होती। जैसे हमने ग्राफ ऐसे बनाया तो इस पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, इस वजह से। तो इंटरव्यू में आपसे ये सब चीजें पूछी जाती है कि यहाँ पे आपने ओपन इंटरवल क्यों लिया, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। और कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के जो लिमिटिंग वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है। और यहाँ पे आपकी a पॉजिटिव और यहाँ पे अगर b है तो b नेगेटिव, यहाँ पे कंटिन्यूटी होल्ड होती है। यहाँ पे कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट, इस तरीके से। और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग हमने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है अगर उसके कर्व में कहीं भी कोई शार्प चेंज ना आए। एक वर्ड है शार्प चेंज। शार्प चेंज का मतलब आप क्या समझते हैं कि अचानक से कोई परिवर्तन ना आए। जैसे आप मोड ऑफ एक्स का ग्राफ देखते हैं तो यहाँ जीरो पे क्या हो रहा है, ओरिजिन के ऊपर यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि कर्व के ऊपर आप यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ के एक सडन चेंज हुआ। आपकी जो स्लोप थी पहले जो कि -1 थी, अब आपकी स्लोप अचानक चेंज होके 1 हो गई। इसलिए इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। आप काउंटर एग्जाम्पल याद भी करते हैं, सभी बुक्स के अंदर दिया रहता है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि कर्व हमारा स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है कि उसमें कहीं भी सडन चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी एक बार और डिफाइन कर देता हूं, कि यहाँ पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट में जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। पहले वो 0 होगा और तब वो फिर निगेटिव होना शुरू होगा। जो स्लोप है उसमें जो एंगल्स हमारे एक्यूट ऑब्ट्यूज हैं वो धीरे धीरे चेंज होंगे। अगर यही कर्व में मैं क्या करता हूं कि ऐसे एक पॉइंट बना देता हूं, तो जैसे आप यहां पहुंचे तो यहां आके आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी और यहाँ पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा और यहाँ पे एक सडन चेंज फंक्शन के अंदर आएगा। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी को एक स्पेशल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि वो होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि, और तीसरी कंडीशन कह रहा है f of a इक्वल टू f of b। और हमारे मेन मोटिव के ऊपर आते हैं कि यहाँ पे f of a इक्वल टू है f of b के ऊपर। तब क्या कहता है, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। देखिए, ये एक नंबर ढूंढता है c ओपन इंटरवल a b के अंदर, सच दैट, किस तरीके से, सच दैट f डैश c, उस c पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो जियोमेट्रिकली आपको पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे 0 हो जाता है तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होनी चाहिए।
तो ये बात आप ध्यान रखें, इसका मतलब ज्योमेट्रिकली एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, एट दिस पॉइंट सी, x की जो वैल्यू मेरे पास है, x इक्वल टू जो c की वैल्यू मेरे पास है, इस पे जो हमारा फंक्शन है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, यहाँ पे जो टेंजेंट आपकी आएगी, टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस होगी। तो आप दोनों चीजें सीखेंगे, न्यूमेरिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको पता लग रहा है कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, उसकी वैल्यू मैं d मान लेता हूं कोई भी, ये वैल्यूज दोनों बराबर आ रही हैं। तब उसने कहा कि कम से कम देन देयर एग्जिस्ट, अच्छा यहाँ आप एक वर्ड ध्यान रखें, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहाँ पे आपका एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमारी फंक्शन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, इस सी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो टेंजेंट आएगी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगी। यही इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब यहाँ पे हमने बात की है कम से कम एक पॉइंट की, एटलीस्ट वन पॉइंट। ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है कि ये पॉइंट कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये कम से कम एक एग्जिस्ट करना चाहिए, तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होल्ड होगा। अब एक से ज्यादा पॉइंट कहाँ होंगे, वो मैं ग्राफ दोबारा बनाता हूं यहाँ पे, कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है और ग्राफ मेरा जो मूवमेंट है ग्राफ के अंदर वो इस तरीके से है, ऐसे यहां आ गया। अब एक पॉइंट मेरे पास ये आया जहां टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, तो कम से कम एक होना चाहिए। आपके दो पॉइंट भी हो सकते हैं, अगर आप दो पॉइंट बनाते हैं, यहाँ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी बनाते हैं, तो 1, 2 और 3 पॉइंट हमारे पास आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ फंक्शन के ऊपर, यहाँ फंक्शन में आपको जो वैल्यूज मिली है वो वैल्यूज आपके पास एक पॉइंट C1 आया, C2 आया और एक पॉइंट C3 आया। इन पॉइंट्स को हम C जो हमने यहाँ लिखा है, इस पॉइंट को हम C1, C2, C3 या 3 से जो ज्यादा पॉइंट हैं, C1 और आपका C2, फिर C3, C4, C5, इस तरीके से C की कम से कम एक वैल्यू तो आपको मिलेगी अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो यही रोले थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूव करना अलग चीज है, हमने इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर इसका स्टेटमेंट समझ लिया और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने समझ लिया। अब क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। अब हमने एक रैंडम क्वेश्चन लिया कि 0 से पाई के इंटरवल में जो हमारा y इक्वल टू साइन एक्स है वो रोले थ्योरम को वेरीफाइड करता है या नहीं करता है, उसके जो स्टेटमेंट है उनकी कंडीशन को कंप्लीट करता है या नहीं करता है। अब आप देखिए जो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो जो हमने आपको ज्योमेट्रिकल अप्रोच बताई है वही हम लगाएंगे कि यहां से इसके बीच में ये ग्राफ इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पाई है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का हमारे पास ग्राफ की एक ब्रांच हमने ली, जो इसने कंडीशन हमें दी है कि 0 से पाई हमें लेना है। अब पहली कंडीशन क्या कहती है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए साइन एक्स और कोस एक्स ये पूरे रियल नंबर के ऊपर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किसके अंदर, 0 टू पाई के अंदर। दूसरी बात हमारे पास क्या थी कि f डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, जो भी ये भी हमारा था। तो आप देखिए हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है y इक्वल टू, इसका जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो ये डेरिवेटिव कोसेक्स आएगा। अब कोसेक्स 0 से पाई के अंदर क्या है, कहीं भी कोई शार्प चेंज नहीं लेगा, डिफरेंशिएबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन हमारा। और तीसरी कंडीशन हमने क्या फॉलो करनी थी कि f ऑफ 0 और f ऑफ पाई बराबर होना चाहिए। ठीक है, सब चीजें मैं आपको यहाँ डिटेल में अभी समझा रहा हूँ, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हम सिर्फ एक ब्रांच बना के देख लेते हैं कि यहाँ कंटिन्यूटी हमारे माइंड में पहले से रहता है कि साइन एक्स और जो कोसेक्स हमारा फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। विद इन 20 सेकेंड आप हमें आंसर दे सकते हैं। ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको कि वेरीफाइड है या नहीं है। अब 0 से पाई के बीच में आप देखिए यहाँ पे कि ये तो मेरा a हो गया और ये वैल्यू a हो गई, ये वैल्यू b हो गई। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई हमारी। तीनों कंडीशन पूरी होने के बाद एक नंबर c ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसपे टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होनी चाहिए। तो ये c मेरे पास पाई बाई 2 आ गया। और हमें कहा था कि कम से कम
एक पॉइंट एटलीस्ट 1 सी बिलोंग करना चाहिए, सी बिलोंग करना चाहिए किसको, ओपन इंटरवल ए बी को। तो हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ कितनी आई, π/2 बिलोंग करता है किसको, ओपन इंटरवल 0 to π को, कि जहां पे क्या हो जाए फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश π/2 कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो आप देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 करता हूं तो cos x बराबर मैंने 0 रखा, तो x इक्वल टू π/2, cos 90 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। तो ये वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, 0 to π के बीच में। तो हमने चीजों को कैसे सोल्व किया, यहाँ हम अधिकतर पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या मिस्टेक करते हैं कि हम इन तीनों कंडीशंस को सब्जेक्टिव मेथड से, जो मैंने आपको अभी सिखाई है, इसी मेथड से सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो रोले थ्योरम का और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिकली सोल्व हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं कि यहाँ पे आपका रोलेस थ्योरम है वो हमारी वेरीफाइड है, रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। अब देखिए मैं आपको जो नोट बताना चाह रहा था, आप एक नोट सुन लीजिए ध्यान से, कि जो मेरे पास sin x फंक्शन है और cos of x फंक्शन है, ये फंक्शन होंगे, और बाकी जो फंक्शन है उनमें थोड़ी प्रॉपर्टीज अलग तरीके की हैं, इनको हम मेल लेके चलते हैं। सेकंड नंबर पे जितने भी आपके पोलिनोमियल के ग्राफ होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि x³ + x² + 1, कुछ भी पोलिनोमियल बना ले हम, तो ग्राफ हमेशा स्मूथली इस तरीके से रन करता है। उसके अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास जो भी ग्राफ आता है पोलिनोमियल का, वो बेसिकली स्मूथली चलता है कहीं भी इस तरीके से, जिस तरीके से वेव होती है, वेव मोशन होता है इस तरीके से। तो अगर क्वेश्चन में आपको पोलिनोमियल दिखाई दे रही है और ये साइन और cos x फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। हाँ, अगर फंक्शन हमारा पीस वाइज डिफाइंड है तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन रोले थ्योरम के ऊपर करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आपको दिखाई देगा किसी भी लेवल के। अब एक इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि टेरा मैथमेटिक्स में हम टेट सीरीज रन करते हैं 6 मंथ की, आपके किसी भी जो आपको एग्जाम बताए हैं, टीजीटी, पीटी मैथमेटिक्स, जेईई मेंस और एनडीए के एग्जाम की, और फुल सिलेबस की वीडियो लेक्चर का जो कोर्स होता है, दोनों चीजों की अवेलेबिलिटी रहती है। और दोनों आप एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी भी अवेलेबिलिटी रहती है। सभी चीजें शॉर्टकट मेथड से कराई जाती है जहां जहां एप्लीकेबल होती है। कभी भी कोई भी पेपर आप केवल शॉर्टकट के बेस पे सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्टकट के बिना भी आप कोई भी पेपर सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बातों का मतलब कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं वहां पे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके 40% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके से होंगे, और 40% क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट टेक्निक जो कि बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो हम आपको वीडियो में सिखाते हैं। वो प्रैक्टिकल सीखने के बाद आप 80% पोर्शन पे कंफर्मेशन हो जाती है, और बाकी जो 20% क्वेश्चन है, जब आपका कॉन्फिडेंस इन दोनों लेवल पे आके बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी अधिकतर जितनी मैथमेटिक्स की बुक है वो आपको केवल सब्जेक्टिव पोर्शन से क्वेश्चंस को सोल्व करना दिखाती है। क्वेश्चन आपकी बुक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेथड उनके सबके सब्जेक्टिव हैं, चाहे वो आर.डी. शर्मा की किताब हो या फिर और कोई किताब हो, वहां मेथड सारे सब्जेक्टिव हैं। क्यों, उसका भी कारण आपको बता देता हूं, क्योंकि वो बुक्स जेईई मेंस एडवांस के लिए फ्रेम की गई है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सोल्व करें। हमारा क्वेश्चन का जो टारगेट आपके यहाँ आता है मैथमेटिक्स में, वो लगभग 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड का रहता है। उससे पहले आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को डिसाइड कर लें कि ये क्वेश्चन होना है या नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होना है, देन यू लीव आउट, आप इसको छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको छोड़ने में, क्योंकि ये हमारे 3 क्वेश्चन का टाइम खत्म कर देगा। दूसरी बात क्या हुई कि आपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करना शुरू किया, अब आपने 20 सेकंड क्वेश्चन के ऊपर लगा दी है, लेकिन आपको लग रहा है कि कम से कम मेरे पास ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा ले लेगा, तब भी आपने इसको लीव आउट कर देना है। दोनों ही कंडीशंस में क्वेश्चन को आप लीव आउट करें।
अब आपको टारगेट लग रहा है कि मैं 30 से 50 सेकंड के बीच में इस क्वेश्चन को कर लूंगा, चाहे उसमें शॉर्टकट टेक्निक में यूज करूं या फिर मैं कंसेप्ट लगाऊं, तब आप इस क्वेश्चन पे मूव ऑन करते रहें। तो इस तरीके से आप अपना क्या करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। देखिए आपकी जो मेरिट आती है, अगर किसी पेपर में 125 क्वेश्चन है, अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल सही है तो सीटों की संख्या के हिसाब से 90 क्वेश्चंस से जब आप ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन के दायरे में आना शुरू हो जाते हैं। और वो चीज इन दोनों मेथड से ही पॉसिबल है जो आप सीख पाएंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चंस आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि हम रोले थ्योरम के मेथड से इसको सोल्व आउट करेंगे। पेपर में यही क्वेश्चन आपको परेशान करता है। अब देखिए, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड द गिवन इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन 0 1 ओपन इंटरवल 0 1, यहाँ ध्यान से देखिए ओपन इंटरवल दिया है, तब इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी या कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लग रहा है, लेकिन ऐसा हमने वहां पे कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा इसमें इस तरीके से कि जहां पे एटलीस्ट वन रियल रूट के लिए कोई स्पेशल केस मैंने वहां बनाया हो। मतलब जनरल कंडीशंस तो वहां पे होती है, लेकिन कोई भी ऐसा स्पेशल केस मैंने वहां नहीं बनाया। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन में जिनमें एटलीस्ट वन रियल रूट की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वो पहले से ही कहे कि गिवन इक्वेशन है एटलीस्ट वन रियल रूट। तो मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वन ये जो वर्ड है, ये जैसे ही अपीयर होगा क्वेश्चन के अंदर, आपका क्वेश्चन कहां चला जाएगा, रोले थ्योरम को प्रॉपर्टी को होल्ड करना शुरू कर देगा। अब देखिए, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहां दिया गया है, ये क्या है हमारा, आपको पता ही है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसको fx कंसिडर कर लेंगे पहले। fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब इसके अंदर यहां पे इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन अगर कर दें तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक नया फंक्शन बन जाएगा gx। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड का। अभी सभी चीजें आपको बाद में क्लियर होंगी, अभी आप समझते रहें लगातार कि हमने इंटीग्रेशन क्यों किया है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि आपके माइंड में ये चीज कहां से आई कि इंटीग्रेशन हमें करना है। अभी समझिए आप, फिर मैं बताता हूं आपको। तो ये आपका ax³ प्लस b x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का cx, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास जनरेट हो जाता है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि फंक्शन, इस फंक्शन का एक रियल रूट है 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहां पे gx के अंदर, इस gx जो मेरे पास पॉलिनोमियल जो मैंने बनाई है यहाँ पे, इसमें मैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई करके देखता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोले थ्योरम की दो कंडीशंस पहले से ही फुलफिल हो गई, और एटलीस्ट वन रियल रूट की जो कंडीशन है जो क्वेश्चंस में दी गई है आपको, ये कंडीशन भी मेरी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे gx है, ये क्या कर रहा है, ये gx सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ, सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस ऑफ रोले थ्योरम, रोलेस थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को, और एक रियल रूट रखता है किसमें, 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब रोले थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो तीसरा जो कंडीशन मेरे पास, तीसरी कंडीशन f(0) क्या होना चाहिए, f(1) के बराबर होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन रियल रूट से हमने थोड़ा कंसिडरेशन किया कि यहाँ पे रोले थ्योरम का यूज होगा। तो f(0) f(1) के बराबर होना चाहिए, किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो सब जगह 0 हो जाएगा, यहाँ d बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, a/3 प्लस b/2 और प्लस का c और प्लस का d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन बची a/3
b अपॉन 2 और प्लस का c इक्वल टू 0। जब आप इसको इंप्लाइज करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2a और प्लस का 3b और प्लस का 6c इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस मेरे पास, ये कंडीशन ABC के ऊपर होल्ड होती है। यही वो पूछ रहा है कि ABC में क्या रिलेशन होगा। तो ये क्वेश्चन हमें पहली साइड में क्या दिखाई देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है। तो हमारा कंडीशन, हमारी जो कंडीशन फाइंड आउट हुई, जो रिलेशन फाइंड आउट हुआ इन द टर्म्स ऑफ AB एंड C, यहाँ पे सॉरी 2a प्लस 3b प्लस का 6c इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन यहाँ पे कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर नन ऑफ दिस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने रोलेक्स थ्योरम का यूज करना सीख लिया क्वेश्चंस के अंदर, जो कि हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं, कंडीशन समझा दी है। आशा करता हूं कि आप रोलेक्स थ्योरम को सीख भी गए होंगे। तो आज का लेक्चर रोलेक्स थ्योरम का यही समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टडी करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की।